नमस्कार। नई धारा संवाद के दूसरे संस्करण की दूसरी कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमसे हाल ही में जुड़े हैं, तो बता दें, संवाद वो कार्यक्रम है जहां हम आज के सुप्रसिद्ध रचनाकारों से मुलाकात करते हैं, उनकी साहित्यिक यात्रा पे उनके साथ चर्चा करते हैं और साथ ही उनसे निवेदन करते हैं कि वो अपनी रचनाओं में से कोई पसंदीदा रचना हमारे पाठकों को पढ़कर सुनाएं, हमारे श्रोताओं को पढ़कर सुनाएं। और साथ ही हमारा ये प्रयास रहता है कि आपके, हमारे प्रिय श्रोताओं के, साहित्य प्रेमियों के प्रश्न हम उन तक पहुंचा सकें। तो अगर आपके कोई सवाल हो, तो आप उन्हें चैट बॉक्स में लिख दीजिए और इस कार्यक्रम के आखिरी 10 मिनट में हमारा प्रयास होगा कि हम आपके सवाल अपने अतिथि के समक्ष रख सकें, ज्यादा से ज्यादा। तो आज की चर्चा शुरू करने से पहले एक ख्याल। कहा जाता है कि अगर अपना घर अच्छी तरह देखना हो, तो दरवाजे से बाहर निकल कुछ दूरी से देखना चाहिए। फासले से देखने पर अपने घर के बहुत से पहलू साफ नजर आते हैं, जो अक्सर पास देखने से धुंधला जाते हैं। ऐसा ही कुछ कहा जा सकता है हमारे आज के अतिथि के बारे में। वो कई दशकों से अपनी मातृभूमि से दूर रहे हैं, लेकिन हिंदी साहित्य और हिंदी लेखन से उनका रिश्ता गहराता ही गया है। हमारे आज के अतिथि हैं लेखक और कवि तेजेंद्र शर्मा। तेजेंद्र शर्मा जी सन 1958 में ब्रिटेन में जा बसे। उससे पहले वो हिंदुस्तान में आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े रहे। उन्होंने हिंदी फिल्मों में अभिनय भी किया और उनका लेखन हिंदुस्तान में काफी सराहा गया। उनकी रचनाओं का हिंदी की लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद हुआ। उन्हें हरियाणा और महाराष्ट्र साहित्य अकादमी से पुरस्कार तो मिले ही, साथ ही सन 2017 में उन्हें ब्रिटेन में मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के सम्मान से भी अलंकृत किया गया। तो बिना किसी विलंब अब हम स्वागत करते हैं हमारे आज के अतिथि का, श्री तेजेंद्र शर्मा जी। नमस्कार आरती। नमस्कार तेजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत कि आप नई धारा संवाद से जुड़े। आपको और आपके सारे श्रोताओं को और मेरे सभी मित्रों को जो फेसबुक या यूट्यूब पे इस वक्त देख रहे हैं, समय निकाल के उन सब का मैं स्वागत करता हूँ। तो बातों का सिलसिला शुरू करते हैं आपके जीवन की शुरुआत से। तो आपका जन्म एक पंजाबी परिवार में हुआ। आपकी पहली भाषा जो आपने लिखनी सीखी, पढ़नी सीखी, वो थी गुरमुखी। और फिर आप कॉलेज गए, आपने कॉलेज में बीए और एमए किया अंग्रेजी साहित्य में, इंग्लिश लिटरेचर में। और ना सिर्फ आपने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा, आपने कीट्स और बायरन पर पेपर्स लिखे जो प्रकाशित हुए। तो हिंदी साहित्य से आपने जुड़ने की कैसे सोची, और जब आपने ये परिवर्तन किया अपने लेखन में, तो फिर कुछ दिक्कतें आई? कैसे कैसे आपकी ये यात्रा आरंभ हुई? वहां से शुरू करते हैं। देखिए, वो ऐसा है कि जब पंजाब में पैदा हुआ, दिल्ली में पढ़ाई की, तो ज्यादातर दो ही भाषाओं का इस्तेमाल करता था, या तो घर में पंजाबी, दोस्तों से पंजाबी, और बाहर अंग्रेजी। और इस बीच जो स्कूलिंग थी उसमें साइंस स्टूडेंट था, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैकेनिकल ड्राइंग, इंग्लिश, मैथ्स यही पढ़ता था। तो हिंदी साहित्य से कोई खास रिश्ता बना नहीं। स्कूल में एक कहानी मुझे अभी भी याद है जो पढ़ी थी, हार की जीत, सुदर्शन की कहानी थी, जो बचपन में बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन जी। एज सच कोई तरीके से हिंदी साहित्य की शिक्षा थी नहीं। पत्नी मेरी एमए हिंदी में थी, आईपी कॉलेज दिल्ली से। बीए अच्छा। ऑनर्स किया था कालिंदी कॉलेज से। तो हायर सेकेंडरी में वो फर्स्ट आई थी पूरे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में। तो बॉम्बे में जब हम दोनों सेटल हुए, मैं एयर इंडिया ज्वाइन करने के लिए गया, तो उसने पीएचडी शुरू की और जो उपन्यास उन्होंने लिए थे वो सब मैंने भी पढ़ डाले। तो मुझे लगा कि मैं हिंदी लिख सकता हूँ। तो मुझे उस हिंदी लेखन में
2 व्यक्तियों का काफ़ी सहयोग मिला, मेरी पत्नी का, जो मेरी पहली पाठक होती थी और मेरी कहानियों को ठीक करती थी। और जो पहली कहानी लिखी थी, वो पत्नी से ठीक करवाने के बाद डॉक्टर नरेंद्र कोहली को भेजी थी, जो उन दिनों अच्छा। हमारे परिवार के बहुत करीबी मित्र थे। पत्नी मेरी से राखी बँधवाते थे। तो उन्होंने मेरी कहानी को दुरुस्त किया। दुरुस्त तो क्या किया, मतलब उन्होंने उसको 25 पेज से काट-पीट के 8 पेज का बना दिया। उनसे मैंने सीखा कि कहानी में क्या नहीं लिखा जाना चाहिए। जी, कहानी और उपन्यास का जो फ़र्क है, वो पहली ही कहानी से समझ में आ गया था। जी, तो आप ये कह सकती हैं कि मेरा जो हिंदी लेखन की मेरी जो कर्मभूमि है, वो मुंबई है। तो पहली कहानी जो मेरी वहाँ प्रकाशित हुई, वो नवभारत टाइम्स के रविवारीय परिशिष्ट में हुई और उस कहानी का नाम था प्रतिबिंब, जो मैंने अपने अध्यापक पंडित श्याम मोहन जुत्शी के कैरेक्टर पर बेस की थी। और उसके बाद फिर कहानियाँ लिखता गया और छपती गईं। तो हिंदी में मुझे लाने का श्रेय मेरी पत्नी को है जी। या उसकी पीएचडी को है। तो उसके बाद जब एक बार हिंदी में लिखना शुरू किया, अच्छा दूसरी बात ये कि अंग्रेज़ी में मैंने पेपर नहीं लिखे थे, मैंने हुँ, पूरी हुँ। किताबें लिखी थी। ओह! एक लॉर्ड बायरन पर और एक जॉन कीट्स पर, जो मैं जब 24 साल का था तो पहली किताब छपी थी बायरन वाली, और 25 साल का था तो कीट्स वाली छपी थी। हुँ, हुँ। और एक छोटी-सी करेक्शन और, मैं पैदा 1952 में हुआ था, तो 1958 में लंदन नहीं आ सकता था। मैं 1998 में लंदन आया था। 98 में, माफ़ हाँ, कीजिएगा। तो वो थोड़ी गड़बड़ हो गई। तो मैंने कहा करेक्शन कर देते हैं, वरना लोग बेहोश हो गए होंगे सुन के कि मैं 6 साल का था तो आ गया, थोड़ी मुश्किल है। नहीं, क्षमा चाहती हूँ। हाँ। लेने के बाद में। तो ये है मेरी हिंदी की शुरुआत। तो अंग्रेजी से हिंदी में जब आपने अपने लिखने की प्रक्रिया को परिवर्तन किया उसका, तो उसमें कुछ दिक्कतें तो आई होंगी। क्या आप सोच अंग्रेजी में रहे थे और लिख हिंदी में रहे थे, या तो हिंदी में ये दिक्कत सोचना तो किस तरह? ज़ाहिर है आनी ही थी, क्योंकि जी, जो प्लेसमेंट ऑफ वर्ब और सब्जेक्ट है, वो अंग्रेज़ी में एकदम अलग होता है। अलग है। तो मैं ऐसी हिंदी लिखता था, जैसे मुझे लिखना है आई वेंट टू दिल्ली, हुँ, तो मैं गया था दिल्ली, ऐसी हिंदी लिखता था। हाँ। तो फिर वो मेरी पत्नी ने मुझे समझाया, मुझे करेक्शंस की, मुझे पंजाबी के साथ एग्ज़ाम्पल दिए हिंदी के। तो फिर वो हुआ कि भई पंजाबी में सोच के हिंदी लिखने का कुछ तरीका अच्छा है। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा कठिनाई मुझे नहीं हुई, लेकिन शुरू-शुरू में ये था कि जो पहली कहानी लिखी उसमें ग्रामर बहुत गलत थी हिंदी की, क्योंकि वो जी, जी, कभी ठीक से सीखी नहीं थी। जी। और वो तो मेरी पत्नी मेरी 25 कहानियों तक ठीक करती रही। उसके बाद उसको लगा कि हाँ, अब ये लिख सकता है, तो फिर उसने कहा ठीक है, अब आप लिखिए, कोई बात नहीं। और एक और मोड़ आया आपके पूर्णतः लेखक बनने के पहले, वो था आपका एयर इंडिया के साथ एक लंबा रिश्ता एज़ फ्लाइट बर्सर। तो उसने भी आपको प्रेरित किया, या मुझे लगता है कि वो काफ़ी बड़ा खज़ाना रहा होगा कहानियों का। इतना कुछ होता है एयरपोर्ट, इमिग्रेशन लाइन और अ, आसमान में भी। तो ऐसा कुछ हुआ? ऐसा होता है आरती कि हर लेखक के अपने अनुभव होते हैं। जी। एक लंबा समय था हिंदी कहानी में जब कहा जाता था कि मज़दूर पे लिखो, किसान पे लिखो, भ्रष्टाचार पे लिखो, इससे बाहर कुछ लिखना नहीं था। गाँव में कहानी गाँव में रहेगी, गाँव के बारे में लिखेगी। फिर जब अ, नई कहानी का आंदोलन आया, तो उसमें ये फ़र्क हुआ कि कहानी गाँव से शहर में आ गई, जी। और शहर से फिर वो घर में आ गई, और घर से फिर वो बेडरूम में आ गई। तो कहानी की यात्रा गाँव से घर के बेडरूम तक हो गई थी। हुँ, हुँ। तो मुझे उस कहानी को भारत के घरों के बेडरूम से निकाल के एक बड़े विस्तृत आकाश में लेके जाने का मौका मिला। क्योंकि एक फ्लाइट पर्सन होने के नाते मैं रेगुलर बेसिस पे बॉम्बे से कभी लंदन, कभी अमेरिका, कभी कनाडा, कभी यूरोप, कभी जापान, फार ईस्ट, साउथ ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, हर जगह जाना होता था।
जी। तो मैंने ये तय किया कि मैं वहाँ केवल सैलानी के तौर पे नहीं जाऊँगा। मैं वहाँ के कैरेक्टर को समझने की कोशिश करूँगा, देश के भी और वहाँ के लोगों को भी। हुँ, हुँ। तो जैसे-जैसे मैं वहाँ जाता गया, जैसे-जैसे मैं लोगों को देखता गया, तो मेरी कहानियों में फिर उसके बाद जो आकाश है, वो केवल भारत का नहीं था। वो आकाश कहीं का भी हो सकता था, सितारे कहीं के भी हो सकते थे, माहौल कहीं का भी हो सकता था। और मेरी कहानियों की एक विशेषता ये भी है कि मेरी बहुत सारी कहानियाँ दुनिया के अलग-अलग देशों के शहरों के होटलों में लिखी गईं। हुँ। जैसे मेरी कहानी कड़ियाँ है, वो मैंने मॉस्को में लिखी थी। जो कहानी काला सागर है, वो एम्स्टर्डम में लिखी थी। मेरा एक दोस्त था मेरे साथ, वो रोज़ मेरे लिए खाना बनाता था हुँ, हुँ। और मैं रोज़ कहानी लिखता था। तो शाम को उसके हाथ का खाना खा के मैं अपने हाथ की लिखी हुई कहानी उसको सुनाता था। तो इस तरह से बहुत सी कहानियाँ मेरी ऐसी हैं, बल्कि सो मच सो कि जो मैं एक टेलीविज़न सीरियल लिखा करता था, उसके भी कई एपिसोड फ़ॉरेन में लिख के वहाँ से फैक्स किए हैं, अच्छा, क्योंकि वो ज़रूरी थे फैक्स भेजने। का ज़माना था। हाँ, उस ज़माना था, उन दिनों फैक्स होता था, वो फैक्स भी होता मुश्किल था। से मिलता था। तो बिल्कुल। ये हुँ, होता था कि ये हमने सीखा कि जो आप देखें, जो आप महसूस करें, जो अनुभव करें, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जब आप उन पे कहानी लिखते हैं, तो कहानी आपके कंट्रोल में रहती है। वरना हुँ। अगर केवल कल्पना शक्ति हो, तो उसे पकड़ के रखना मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा बिल्कुल। बहुत ये ज़रूरी है कि आपको अनुभव हो और अगर आप किसी और के जीवन से प्रेरित होके भी कहानी लिखें, हुँ, हुँ। तो उसमें अपना माहौल ज़रूर ले आएँ, क्योंकि अपने माहौल को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना कहीं हो रही है, तो मैं उसमें माहौल अगर अपना डाल लूँगा, हुँ, हुँ। तो उस माहौल को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। तो उस आदमी बिल्कुल। के रिएक्शंस जो हैं, जो कैरेक्टर के रिएक्शन हैं, वो मैं अपने माहौल में अपने हिसाब से साध सकता हूँ। तो इसलिए जो माहौल मैंने देखा था, तो इसलिए मुझे बताया गया था, डॉक्टर कोहली ने ही लिखा था कहीं कि जब हिंदी कहानी का इतिहास लिखा जाएगा, तो ये कहा जाएगा कि एयरलाइन से जुड़ी कहानियाँ लिखने का श्रेय तेजेंद्र शर्मा को हासिल है। तो मेरी पहली कहानी जो एयरलाइन के बारे में थी, वो उड़ान थी, हुँ, हुँ। जो एक एयर होस्टेस के जीवन पर आधारित थी। अच्छा। तो वो एक घटना सच्ची भी थी कि हुँ, हुँ। हमारे बहुत सारी एयर होस्टेसेस को रिट्रेंच कर दिया गया था, नौकरी गया था। हुँ, हुँ। तो जब वो नौकरी उनकी छूटी, तो वो कितने सपने लेके दिल्ली से, छोटे शहरों से, हुँ। गुजरात के, पंजाब के, हर जगह से वो आई थीं और अब वो वापस किस तरह उन टूटे हुए सपनों सपनों की लाश लेके वापस जा रही थीं। हुँ, तो हुँ। वो कहानी उड़ान 1980 में 1982 में छपी थी, तो डॉक्टर देवेश ठाकुर जो रुइया कॉलेज से थे, उन्होंने एक किताब निकाली थी 1982 की श्रेष्ठ कहानियाँ, तो उस कहानी को उसमें शामिल किया था। तो उस तरह से वो एयरलाइन की जो पहली कहानी मैंने लिखी, वहाँ से शुरुआत हुई उसकी। आपकी अधिकतर कहानियों में एक तरह का सामाजिक टिप्पणी हम पाते हैं। तो आपकी कुछ कहानियाँ तो हैं जो एक एक टिप्पणी के रूप में हमें मिलती हैं और कुछ आपने बहुत ही व्यक्तिगत कहानियाँ भी लिखी हैं, जो शायद लिखना आपके लिए कठिन रहा होगा। एक कहानी कैंसर है आपकी, जो जिसमें अ, अनेकों भाव एक साथ पढ़ने पर महसूस होते हैं। आप उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँगे कि किस तरह वो कहानी आई और उसको लिखने में आपको क्या-क्या कठिनाइयाँ हुई क्योंकि वो इतनी व्यक्तिगत थी? देखिए, कहानी लिखने में एक बात हमें सबसे पहले याद रखनी होती है कि जीवन के सच और कहानी के सच में बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि जीवन का सच, उसे किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होती। अब चीन अपने टैंक लेके वापस चाइना चला गया, वीडियो में दिखा रहे हैं, चला गया, वो दिखाई दे रहा है भाई चला गया। इसके लिए कोई लॉजिक की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई हुँ, हुँ। लॉजिक नहीं देना, क्योंकि वो जीवन का सच है।
लेकिन जब हम कहानी में सच लाते हैं, तो कहानी के सच को सिर्फ पॉसिबल होना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जीवन में तो कहते हैं ना, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। राइट। लेकिन कहानी में एवरीथिंग हैज़ नॉट ओनली टू बी पॉसिबल, बट टू बी प्रोबेबल। तो जब जी। कहानी आपकी ऐसी लिखी जाएगी कि कहानी का सच, सच लगे, इस तरह से बुनी जाए कहानी कि हम जो अंत में कहने जा रहे हैं, जो हमारा क्लाइमैक्स है, उसे ऐसे बिल्ड करना है कि वो झूठा खींचा हुआ सच ना लगे, वो ऐसा लगे कि जैसे सच में ऐसा हुआ होगा। अब जैसे कैंसर कहानी है, तो वो मेरे जीवन से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई कहानी है। जी। वो सब पल मैंने जिए हैं। लेकिन अगर मैं उनको जस का तस लिख देता, जैसा कि हुआ था, तो फिर तो सत्य कथा बन जाती। तो कहानी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि घटना कहानी नहीं होती। घटना कहानी का रॉ मटेरियल होती है। उसमें जब लेखक अपनी कल्पना शक्ति का तड़का लगाता है और अपना एक उद्देश्य तय करता है कि मैं इस कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहता हूँ। अब जब मैंने कैंसर कहानी लिखनी शुरू की, तो उसमें मेरे अपने अनुभव थे। अगर मेरी कहानी सिर्फ नायिका की मौत पे खत्म हो जाए, तो मुझे बताइए, क्या मैं आनंद और मिली से बड़ी कहानी लिखता? क्योंकि आनंद तो अल्टीमेट है, किसी कैंसर पेशेंट का मरना जो है। मिली की जो कहानी है, वो बहुत ही मार्मिक है। मार्मिक है। तो जब तक मैं साहित्य में कुछ नया एडिशन ना करूं, कुछ जोड़ूं ना, और केवल वही चीजें दोबारा लिख दूं जो पहले लिखी गई हैं, तो मैं इस साहित्य के साथ अन्याय करूंगा। तो एक लेखक के तौर पे मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं हिंदी साहित्य को नए थीम्स, नए स्टाइल और नई प्रेजेंटेशन से एनरिच करूं। तो अगर मुझे वो करना है, तो मुझे ये देखना है कि जो नायिका है, वो तो कैंसर से जूझ रही है। अब उसमें ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन एक ऐसी चीज है जो किसी भी औरत को अधूरेपन का एहसास दिला देती है कि उसके शरीर का कोई बहुत महत्वपूर्ण अंग कट गया है। अब उसे ये डर है कि आज के बाद मेरा पति क्या मुझसे उसी तरह प्यार कर पाएगा जैसे पहले करता था। ये डर कैंसर की बीमारी से ज्यादा है। कैंसर का इलाज मेडिसिन करेगी, इस डर का इलाज जब तक पति समझदार नहीं है तो नहीं हो पाएगा। ये उसे बताना पड़ेगा अपनी पत्नी को कि वो उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। फिर जो लोग कैंसर का इलाज दवाई से कर रहे हैं, वो डॉक्टर अपनी मेज पे एक जीसस क्राइस्ट की फोटो रखता है और कहता है मैं तो सिर्फ इलाज करता हूं, ठीक ये करते हैं। फिर एक ऐसी देवी है जो सिर हिलाती रहती है, और नायक मजबूर होकर उसके पास भी जाता है, उसके सामने माथा टेकता है कि उसकी बीवी बच जाए, ठीक हो जाए। वो एक मुस्लिम महिला का दिया हुआ तावीज भी ले आता है, क्योंकि वो कहती है ये मौलवी साहब ने फूंक के दिया, इस तावीज से आपकी बेगम साहिबा ठीक हो जाएंगी। ठीक हो जाएगी। और यहां तक कि बॉर्न अगेन क्रिश्चियन उसको कहते हैं कि अगर आप धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन बन जाएं, तो जीसस क्राइस्ट आपकी वाइफ को जरूर बचा लेंगे। बचा लेंगे। तो ये आदमी जो है, रोज अपनी बीवी की आंखों में देखता है, और उसकी बीवी ये सोच के परेशान है कि मेरा हस्बैंड तो अ, बिल्कुल किसी भगवान में विश्वास ही नहीं रखता,
तो वो कैसे संभव है कि जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, वो इस तरह से जाके वो परेशान हो रहा है और मेरे लिए किस तरह के लोगों के पास जा रहा है, ये परेशानी पत्नी की आँखों में है जिसको कैंसर है। और कहानी का अंत पति की तरफ से नहीं है, पत्नी की तरफ से है जो ये सोच के परेशान है कि मेरा पति मेरे कैंसर का, शारीरिक कैंसर का इलाज तो दवाई से करवा सकता है, पर जिस कैंसर ने चारों तरफ से मेरे पति को जकड़ रखा है, उससे जब ये रोज जूझता है तो कितना हारता है, कितना टूटता है, उससे ये कैसे बचेगा? तो कहानी शुरुआत उसकी जो है पत्नी के कैंसर से है और कहानी का अंत जो है वो पत्नी के कंसर्न से है कि पति पत्नी के शारीरिक कैंसर से जूझ रहा है और पत्नी ये देख के हैरान है, परेशान है कि मेरा पति जो सामाजिक कैंसर ने चारों तरफ से उसे जकड़ा हुआ है, उससे कैसे से कैसे निपटेगा? निजात पाए। ये बिल्कुल, कहा। बिल्कुल। बहुत खूबसूरत। तो आप अपनी किसी रचना का पाठ हमारे लिए करें इस मौके पर, तो हम थोड़ा उसका भी जायका पा अ, पाएंगे, चाहे कैंसर का या कोई गजल या कुछ अपनी मैं पढ़ना आपको चाहें जो आप एक सही कहानी के समझें। कुछ छोटा-सा पोर्शन पढ़ देता हूँ। जी। क्या है कि ये कहानी है कड़ियाँ, हाँ। जिसमें एक दादा अपने पोते को प्रॉमिस करते हैं कि तुम 10वीं पास कर लो, तो तुम्हें मैं साइकिल ले दूँगा। साइकिल दूंगा। तुम 11वीं पास कर लो, तो मैं तुम्हें एक घड़ी ले दूँगा। तो पोता जो है वो इंतज़ार कर रहा होता है इन चीज़ों का, 10वीं भी पास कर लेता है, 11वीं भी पास कर लेता है। उसके पिता और दादा में आपस में बनती नहीं है। तो पोता एक्सपेक्ट ये करता है कि जो प्यार मेरे पिता को नहीं मिला, वो मुझे मिलना चाहिए। तो मुझे दादा का डबल प्यार मिलना चाहिए। ये कहानी का पोता जो है वो सोचता है, राज जो है। दादा जो है, उन्हें जो पुत्र ज़्यादा प्रिय हैं, उनके बच्चों के बारे में वो कहते हैं कि असल से सूद ज़्यादा प्यारा होता है। जी। तो ये पोता सोचता है मैं भी तो सूद हूँ, मैं भी तो हम्म तो मेरे सूद होने को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा? मगर दिक्कत इसकी ये होती है कि साइकिल और घड़ी लेने से पहले दादाजी मर जाते हैं और इसकी आँखों में एक ही सवाल है कि आप कैसे मर सकते हैं? आप तो मेरे देनदार हैं। और ये देखता है कि पिता दादा के मरने के बाद सर मुंडा के और शमशान घाट चले गए। मैं अपनी कहानियों को आमतौर पे ओपन एंडेड छोड़ता हूँ और प्रयास ये रहता है कि आखिर में एक ऐसा शब्द चित्र बन जाए, जो जी। ऐसा सीनिक हो कि आप कहानी सुनने की बजाय कहानी देखने लगे। ये मेरा प्रयास रहता बिल्कुल। है। तो मैं चंद लाइनें पढ़ रहा हूँ कड़ियाँ कहानी से। राज शमशान घाट पहुंचा। अभी दादाजी वहां नहीं पहुंचे थे। इधर-उधर कई मुर्दे जल रहे थे। चारों ओर मृत आत्मा के लिए रोते दुखी होते संबंधी, मरे हुओं का टैक्स वसूलते पंडे। एक चिता की लकड़ी थोड़ी गीली थी, अतः धुआं उठ रहा था और लाश जलने में कठिनाई हो रही थी। ठीक तभी दादाजी चार कंधों पर सवार हुए वहां पहुंचे। पापा, इनको क्या हुआ? सिर मुड़ा हुआ, धोती शरीर पर लपेटे, हाथ में कमंडल जल से भरा। दोनों चाचा के सिर देखे, वहां तो बाल मौजूद थे। फिर पापा, सब रो रहे थे। चिता सजाई जा रही थी, सबकी आंखें नम थी। राज
दादाजी की ओर देख रहा था, अपनी घड़ी और साइकिल के बारे में पूछ रहा था। उसके मन से एक ही आवाज उठ रही थी, दादाजी, आप कैसे मर सकते हैं? आप तो मेरे देनदार हैं। आप नहीं मर सकते। पापा ने चिता का चक्कर लगाया और चिता को अग्नि दी। अब दादाजी से कभी मुलाकात नहीं हो पाएगी। क्या राज की सारी निराशाएं भी चिता के साथ ही जल जाएंगी? शोले ऊपर उठने लगे। एकाएक राज को लगा कि चिता में से एक साइकिल निकली और शोलों के ऊपर स्थिर हो गई। कुछ ही क्षणों में साइकिल का एक पहिया घड़ी बन गया और दूसरा पहिया पापा का मुड़ा हुआ सिर, और दोनों पहिए घूमने लगे। घड़ी, मुड़ा हुआ सिर और साइकिल। राज से देखा नहीं गया और उसने मुंह फेर लिया। तो ये कड़ियां कहानी का अंत था, जिसमें पोता शमशान घाट पे पहुंच के अपने हम्म। दादा की अंतिम यात्रा का साक्षी बनता है, और वो चीजें जो दादा प्रॉमिस कर गए थे, वो एक सिंबॉलिक रूप में पोते को मिल भी जाती हैं, और एक सिंबॉलिक वे में वो शिकायत परमानेंट बन के उस चिता के ऊपर खड़ी हो जाती है कि दादाजी, आप मेरी घड़ी और साइकिल भूल गए, और पिताजी, आप सारी उम्र लड़ते रहे और आखिर में सिर मुड़ा के वहां पहुंच गए। तो राज के लिए ये कहानी बहुत सारे सवाल खड़े कर जाती है। तो ये एक कहानी है। अगर आप कहेंगे तो थोड़ी देर में एक और भी सुना देंगे इसी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जिस तरह आप एक दृश्य खींच देते हैं अक्सर अपनी कहानियों में, एक कमरा है, दो दो पात्र हैं, वो आपस में किस तरह बात कर रहे हैं, बात करते हुए क्या कर रहे हैं, वो बहुत ही खूबसूरत है। और साथ ही एक और चीज है कि आपकी कहानियों में संवाद, डायलॉग्स का काफी अहम एक तरह से रोल रहता है। तो संवाद के प्रति कहानियों में पात्रों की बातचीत को एक डायलॉग के रूप में दिखाने के बारे में ये आपने जैसे जैसे कहानी लिख रहे थे वैसे वैसे आपने अपना एक तरीका बनाया, या आप, क्योंकि आप टेलीविजन के लिए भी संवाद लिखते थे, तो उसकी कोई झलक इसमें मिली? किस तरह आप इसके बारे में सोचते हैं? दरअसल ये है आरती कि मैं जब तीसरी क्लास में पढ़ता था, तो रामलीला का हिस्सा बन गया था, और मैंने रामलीला में थोड़ा सा बड़ा हुआ तो लोगों ने कहा ये लड़का बड़ा सुंदर है। तो इस सुंदर लड़के ने सीता का पाठ भी किया अरे रामलीला में। वाह! तो और हरिश्चंद्र का बेटे के रोल से शुरू किया था, और फिर बाद में बड़े होकर हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती का रोल किया। तो वो जो संवाद वहां होते थे वो बड़े जबरदस्त होते थे। बिल्कुल। जैसे एक संवाद मुझे आज तक याद है कि क्यों दिखाता दुख मुझे, बस रहम कर परमात्मा, जिस तरह हो कर दे मेरी जिंदगी का खात्मा। आज मुझ कमबख्त की तकदीर इतनी सो गई कि मौत भी मेरे लिए अनमोल वस्तु हो गई। और फिर जो तालियां मिलती थी। तो मैंने ये देखा कि संवादों में भी जब शेरनुमा संवाद होते थे रामलीला में, तो बहुत तालियां मिलती थी। फिर मैंने दिल्ली रेडियो ज्वाइन किया एक ड्रामा आर्टिस्ट के तौर पे, और मैंने दिल्ली रेडियो का वो काल देखा जब जो गोल्डन एरा ऑफ रेडियो था, जिसमें चरणजीत जी, दीनानाथ जी और कुमुद नागर, सत्येंद्र शरत, हम्म। ये सब लोग नाटक के जो धुरंधर थे, इन लोगों के साथ मैंने नाटक किए, और पहला नाटक सत्येंद्र शरत के साथ ही किया था। तो वहां भी संवाद, तो वहां संवाद के साथ वॉइस मॉड्यूलेशन था, बिल्कुल। क्योंकि वहां आप चेहरे का एक्सप्रेशन तो दिखा नहीं सकते। तो आवाज के जरिए इमोशंस को कन्वे करना रेडियो से सीखा।
लाउड इमोशंस चेहरे से देना रामलीला से सीखा, कंट्रोल्ड इमोशंस देना टेलीविजन से सीखा, फिर एक तो फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला, वो भी किया। तो इस वजह से अगर तुम देखो तो संवाद मेरे आस-पास रहते थे। मुझे लगता था कि बहुत सारी खूबसूरत बातें संवादों से हो सकती हैं। हम्म। अगर मैं 2 पेज लिखूँ कि वो इतनी सुंदर लग रही थी, उसके बदले अगर संवाद में प्रेमी-प्रेमिका की तारीफ़ कर दे, तो उनमें पैशन ज़्यादा होगा शब्दों में। इसलिए और जो डिस्कशन है, हम्म। जैसे मेरी एक कहानी है, कब्र का मुनाफ़ा। अब उसमें अगर 2 कैरेक्टर्स बातचीत करते हैं, तो वो बहुत कुछ कन्वे कर जाते हैं। वो बहुत सी इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्टली दे जाते हैं पाठक को, श्रोता को, जो लेखक को शायद देने में काफ़ी मुश्किल हो। जी। तो ये संवाद जो हैं, ये बहुत तरीके से मेरे लेखन में आए और संवादों के ज़रिए मेरे पाठकों को कहानियों का बहुत कुछ पहुँचा, मिला और उनकी तारीफ़ भी की उन्होंने। इसलिए संवाद मेरी कहानियों का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिल्कुल। और जब आपकी कहानी कुछ प्रवासी पात्रों को लेकर होती हैं, चाहे अवैध तरीके से पहुंचे हैं वो कहीं विदेश, या वैध तरीके से भी पहुंचे हैं, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, इन सब का बहुत खूबसूरती से आप एक खुलासा कर पाते हैं संवादों के जरिए, बजाय एक उसका संदर्भ समझाने के लिए एक बड़ा पैराग्राफ लिखा जाए, उसके बनिस्पत 2 शब्दों में संक्षिप्त में उनका पूरा ब्यौरा मिल जाता है। अब देखो ना, जैसे कब्र का मुनाफ़ा में है, हाँ। और वो एक सेंटेंस बोलता है कि अ, भाई साहब आपको पता है कि कब्रिस्तान ने एक नई स्कीम निकाली है हम्म। कि लाश का मेकअप हो सकता है। और देखिए ब्राइडल मेकअप जो है, वो प्लैटिनम मेकअप में आता है, प्लैटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो अलग-अलग लेवल के मेकअप हैं। और अगर किसी की एक्सीडेंट में मौत हो गई है, तो उसके चेहरे पे अगर कट लग गए हैं, तो वो उसको दोबारा से नॉर्मल कर देते हैं मेकअप से। हम्म। तो ये बात वो उसको बता रहा है, लेकिन पहुँच पाठकों तक रही है। और बिल्कुल। जब सामने वाला पूछता है, "यार एक बात बताओ, ये उनका कोई बाय वन गेट वन फ्री या बाय टू गेट वन फ्री का कोई स्कीम नहीं है, तो अपने बेटे का भी इंतज़ाम कर लें।" हम्म। तो ये सोचिए, कोई माँ-बाप कभी अपने बेटे के मरने के बारे में सोचेगा नहीं। लेकिन ये मार्केट इकोनॉमी, बाज़ारवाद का इतना असर है इंसान पे कि वो अपने बेटे के लिए भी कब्र के बारे में आसानी से बात कर लेता है, कि अगर बाय 2 गेट 1 फ्री हो, बाय 1 गेट 1 फ्री हो, तो हम अपने और फिर ये कि यार वहाँ एक प्लॉट ले लेते हैं, वहाँ पे 10 कब्रों का इंतज़ाम हो जाएगा। मरने के बाद अपने जैसे लोगों के बीच में रहेंगे। हम्म। अभी देखिए मरने के बाद अपने जैसे लोगों में रहना और सोना, ये सब संवादों के ज़रिए कितनी आसानी से कन्वे हो गया। जी। अगर मैं ये नैरेटिव के थ्रू लिखने की कोशिश करता, तो लगता जैसे मैं सूचना दे रहा। बिल्कुल। मगर यहाँ उसकी मानसिकता, जो कैपिटलिस्टिक एटीट्यूड ऑफ टू लाइफ है, हम्म। वो उभर के सामने आता है। बिल्कुल। और फिर ये कि जब वो पत्नी कहती है कि भई मुझे ये नहीं चाहिए 5 स्टार कब्र, जहाँ मरूँगी वहीं हो जाए, वो दफना देंगे। सोशलिस्टिक हम्म। है। हम्म। तो कहती है मैं कैंसल कर रही हूँ कब्र। हम्म। तो वो कह रहा है बेवकूफ़, कैंसल करेगी तो कैंसलेशन चार्ज देने पड़ेंगे। तो वो हम्म। जब टेलीफ़ोन करती है तो पता चलता है कि जो कब्रों का कॉस्ट थी
जब बुक की गई थी, तो इन्फ्लेशन की वजह से एक कवर में 400 पाउंड का फ़ायदा हो गया। तो कहती है, "आप तो कह रहे थे नुकसान होगा, यहाँ तो 400 पाउंड का फ़ायदा यहाँ हो तो गया।" हम्म। इसमें भी खट से उसकी आँखों में एकदम रोशनी आ जाती है, क्योंकि वो सोचता है अब मुझे नया धंधा मिल गया, अब कब्रें खरीदो, कब्रें बेचो। बजाय इसके कि बिल्कुल, फ्लैट खरीद के बेचें, यहाँ ज्यादा कब्रों मुनाफा में है। इन्वेस्टमेंट भी कम है और फ़ायदा भी ज़्यादा है। तो ये कहानी बाज़ारवाद के जो सोच है, उसे इस्तेमाल करती है और संवादों का पूरा सुप्रयोग है। जी। तो ये तो बात हुई संवादों की। आपने कुछ बहुत ही बेहतरीन गजलें भी लिखी हैं, कविताएं भी लिखी हैं। उनका भी थोड़ा रसवादन हम कर सकते हैं, अगर आप अ, अपनी अ, पसंद की किसी। एक आपको गज़ल सुनाते हैं। मैंने गज़ल वग़ैरह में भी कभी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जी जी जी। लेकिन ये एक गज़ल है जिसमें एक नया तरह का एक्सपेरिमेंट था इसमें कि बहुत से गीत ख़यालों में सो रहे थे मेरे, बहुत से गीत ख़यालों में सो रहे थे मेरे, तुम्हारे आने से जागे हैं, कसमसाए हैं। बहुत से गीत ख़यालों में सो रहे थे मेरे, तुम्हारे आने से जागे हैं, कसमसाए हैं। जो नग़्मे आज तक मैं गुनगुना ना पाया था, तुम्हारी बज़्म में ख़ातिर तुम्हारी गाए हैं। मेरे हालात से अच्छी तरह तू है वाक़िफ़, मेरे हालात से अच्छी तरह तू है वाक़िफ़, ज़माने भर की ठोकरों के हम सताए हैं। तेरे किरदार की तारीफ़ में जो लिखे थे, तेरे किरदार की तारीफ़ में जो लिखे थे, उन्हीं नग़्मों को अपने दिल में हम बसाए हैं। फूल, तारे और चाँद पड़ गए पुराने हैं। फूल, तारे और चाँद पड़ गए पुराने हैं, अपने अरमानों से यादें तेरी सजाए हैं। साक़ी पैमाना सागरों मीना किसके लिए? साक़ी पैमाना सागरों मीना किसके लिए? तेरे मदमस्त नयन मुझको जो पिलाए हैं। बहुत से गीत ख़यालों में सो रहे थे मेरे, तुम्हारे आने से जागे हैं, कसमसाए हैं। तो ये एक ऐसी गज़ल है जिसपे मैंने बहुत कसमसाए खूब। शब्द इस्तेमाल किया था। कसमसाए शब्द थोड़ा कम इस्तेमाल हुआ है गज़लों में। जी जी, बहुत खूब, बहुत खूब। तो एक बार फिर हम प्रवासी लेखन की तरफ रुख करें। तो आप करीब मेरे ख्याल से 25 एक साल से अब ब्रिटेन में हैं, 23-25 साल से। और इन्हीं 20-25 सालों में दुनिया में बहुत से बदलाव आए हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो इंटरनेट और संपर्क के साधन हमारे बहुत से बढ़ गए हैं। अब जो वहां हो रहा है वो यहाँ हो रहा है, इंस्टेंटली यहाँ की खबर वहां पहुंच रही है। इन सब के बीच में प्रवासी कहानियों में कोई बदलाव आया है, या हमारी कहानियों के पात्रों में कोई बदलाव आया है आपके लेखन को लेके, या देखिए प्रवासी क्या है लेखन में? कि मैं प्रवासी उसी को मानता हूँ जिसने प्रवास किया हो। बिल्कुल। मैं उनको नहीं मानता जिनका जन्म विदेशों में हुआ है, पढ़ाई विदेशों में हुई है, नहीं मानता। और मैं जो साहित्य भारत के बाहर लिखा जा रहा है, उसे प्रवासी साहित्य नहीं कहता हूँ, मैं उसे भारतेतर साहित्य कहता हूँ। क्योंकि अगर हम भारतेतर साहित्य कह देते हैं, तो उसमें मॉरिशस, सूरीनाम के लेखक भी आ जाते हैं और कुछ अंग्रेज़ अगर हिंदी में लिख रहे हैं या अफ्रीकी लोग हिंदी में लिख रहे हैं, तो वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं क्योंकि उसमें भारत के बाहर लिखे जा रहे साहित्य की बात हो रही है। जहाँ तक प्रवासियों का सवाल है, दरअसल पहले जब प्रवासी भारत से आके कहीं भी बसते हैं, तो शुरुआती लेखन तो उनका भारत को लेके ही होता है। उसके बाद फिर वो अपने अपनाए हुए देश को पहचानना शुरू करते हैं। तो एक बाहरी आदमी की तरह उसे देख के उसके बारे में लिखते हैं।
फिर वो उस समाज को अपना हिस्सा बना लेते हैं। उसके बाद जब वो लिखते हैं तो वो फिर ये नहीं लिखते कि लंदन में ऐसा होता है, अमेरिका में ऐसा होता है। फिर जो होता है वो लिखते हैं, क्योंकि वो सब अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुका है, सूचना नहीं देते। जैसे मॉरिशस की ही एक कहानी है, राज हीरामन की। वहां एक सिस्टम है कि कैदी को अगर क्रिसमस से न्यू ईयर तक वो जेल में है तो उस हफ्ते का एक्स्ट्रा भत्ता मिलता है। तो बेटा जेल में है तो माँ कोशिश कर रही है कि जल्दी छूट जाए तो क्रिसमस और न्यू ईयर पे फैमिली के साथ होगा, और पत्नी कोशिश कर रही है कि जब जेल में है ही तो एक हफ्ता और रह ले तो एक्स्ट्रा पैसे लेके आएगा। तो ये जो सोच और स्ट्रगल है सर्वाइवल की और रिश्तों की, उसको ये बताना नहीं पड़ा कि मॉरिशस में ऐसा होता है। वो सीधा-सीधा लिखता गया कि भाई ये है। या हमारे यहाँ ज़किया जी की कहानी है सांकल, या उनकी एक कहानी है बेचारी इडियट। तो यहाँ ब्रिटेन में जो होता है, जो बेचारी इडियट है वो राजनीतिक कहानी है, और सांकल जो है वो माँ और पुत्र के रिश्तों पर आधारित है कि माँ अपने पुत्र से, जिसका जन्म ब्रिटेन में हुआ है, जो यहाँ पला बढ़ा है, वो उसके वायलेंट बिहेवियर से इतनी डर जाती है कि वो रात को सोने से पहले अपने कमरे की सांकल लगा लेती है कि कहीं रात को उठ के वो उसे मार न दे। जी। तो यानी कि माँ बेटे के रिश्तों पे सांकल लग जाती है, क्योंकि दो अलग-अलग संस्कृतियों का टकराव है। तो ऐसी कहानियां हमारे प्रवासी जगत में, जो भारतीयतर कहानी साहित्य है, इसमें बहुत से लोग लिख रहे हैं। सुधा ओम ढींगरा लिख रही हैं, दिव्या माथुर हैं, उषा राजे सक्सेना है, जय वर्मा है। ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छी कहानियां लिखी हैं, और इन कहानियों ने हमारे जो भारतीयतर हिंदी साहित्य को बहुत इम्पोर्टेंस दिलाई है। उनको एक्सेप्टेंस मिली है, उनको अवार्ड्स मिले हैं भारत में, और बहुत सारी कहानियां हम लोगों की वहाँ यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं। तो बाहर रह के हिंदी लिखने का एक ये फायदा है कि हम लोगों के लिए एक अलग पेपर बन गया है, जिसे प्रवासी साहित्य कहा जाता है। तो हम उसका लाभ पाके बड़े खुश हैं कि हम लोग एक रिजर्व्ड तरीके से यूनिवर्सिटी में पहुंच गए हैं, जबकि अभी हमारे साथी जो भारत वाले हैं वो बेचारे अभी वेट कर रहे हैं कि कब वहां पहुंचेंगे। मगर ये प्रवासी होने का थोड़ा लाभ भी है कि हम एक अलग तरह से ट्रीट किए जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, और हमारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। तो क्या उनमें कुछ ऐसे विषय हैं, कुछ ऐसी थीम्स हैं जो पलट पलट के वापस इस प्रवासी साहित्य में देखने को मिलती हैं अभी और पिछले 20 साल 25 साल में? कुछ ऐसे विषय हैं जिन पे हम लौट लौट के आते हैं? देखिए, जैसे मैंने अभी आपके साथ कब्र का मुनाफा का जिक्र किया, जी। तो भारत का लेखक इस एंगल से नहीं सोचेगा। इसी तरह से इच्छा मृत्यु है, ये वेस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। यहाँ जो काउंसिल है वो अलाउंसेस देती है अनएम्प्लॉयड को, रिटायर्ड लोगों को, जो जॉबलेस हैं, उनका मिसयूज जब हम लोग ही करते हैं तो वो विषय यहाँ हो सकता है, वो विषय वहां नहीं हो सकता। जैसे हम यहाँ सोच भी नहीं सकते कि कोई लाल बत्ती वाली गाड़ी होगी, कि कोई आगे पीछे लोग, जब मैं कहानी लिखूंगा तो मेरा जो मिनिस्टर है वो अंडरग्राउंड में बैठ के ट्रेवल करेगा,
मेरे प्राइम मिनिस्टर की पत्नी को बिना टिकट ट्रेवल करने पे 20 पाउंड का फाइन पे करना पड़ता है। जब टोनी ब्लेयर की वाइफ ने ट्रेवल किया अंडरग्राउंड में, वो पास अपना भूल गई थी घर, तो उसे 20 पाउंड फाइन देना पड़ा था। तो हम ऐसी दुनिया देखते हैं। जब हम ऐसी दुनिया देखते हैं, फिर जो 60-70 के दशक में आ गए थे, एक समय था जब हम भारतीयों से केवल मीनियल वर्क कराया जाता था। फैक्ट्रियों में रात के 12-12 बजे, 1-1 बजे पूरी रात काम करते थे और एयरपोर्ट पे सफाई करते थे, और उनको परमानेंट नहीं करते थे। एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट भेज दिया, नई जॉब शुरू हो गई, और उस बेचारे को पता भी नहीं कि मेरी पिछली नौकरी खत्म होगी और नई नौकरी शुरू हो गई। ये सब सहना पड़ता था। फिर ये कि अगर मैं बस में बैठा हूं, तो कोई गोरा आदमी मेरे साथ बस में बैठेगा नहीं, सीट खाली पड़ी रहेगी, वो खड़ा रहेगा। मुझे बता दिया जाएगा कि आप इस काबिल नहीं है कि आपके साथ बैठा जाए। तो या हमारे खाने का मजाक उड़ाना। अब एक वो भी समय था जब यहाँ पे 1980-90 तक सुबह 4 बजे टीवी पे एक प्रोग्राम आता था, हिंदी में या उर्दू में। उसके अलावा हिंदी उर्दू का कुछ नहीं था। जब तक भारतीय सैटेलाइट चैनल्स यहाँ नहीं आ गए, तो आम आदमी बहुत परेशान था इस चीज को लेके कि भारत का कुछ था ही नहीं। भारत का खाना तक नहीं मिलता था, बहुत लिमिटेड स्टोर्स होते थे प्रोविजंस के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हुई। फिर हमारे बच्चों को यहाँ पहले हिंदी पढ़ाई जाती थी स्कूलों में, 10वीं तक कंपलसरी थी एज ए लैंग्वेज। मगर हमारे लोग क्या करते थे, उसको उन्होंने एक तोड़ निकाल लिया कि लैंग्वेज में वो हिंदी की जगह जर्मन और फ्रेंच लेने लग गए। तो जब वो जर्मन और फ्रेंच लेंगे, तो उनको लगता था कि हमारे बच्चों की जॉब कंडीशंस बेटर हो जाएंगी, थोड़ी बेटर हो जाए। तो हिंदी फिर बेचारी पीछे रह जाती है। तो ये सारी चीजें, जो स्ट्रगल है, ये हमारी कहानियों में आती है। और सो मच सो, मैंने तो ये मुहिम चलाई थी कि अपनी कविताओं में भी इसे रखा जाए। और एक खाली 2 लाइनें सुनाऊंगा जी। कि इंग्लैंड कह रहा है अपने प्रवासियों से, जो तुम न मानो मुझे अपना हक तुम्हारा है, यहां जो आ गया एक बार बस हमारा है। नदी की धार बहे आगे, मुड़ के ना देखे, न समझो इसको भंवर, अब यही किनारा है। तो ये प्रवासियों को इंग्लैंड कह रहा है। तो जो थीम्स हमारी कविताओं में है, हमारे लेखनी में है, हमारी कहानियों में है, वो भारत के हिंदी कथा साहित्य को बहुत कुछ नया देते हैं, नए कैरेक्टर्स देते हैं। और उससे सर्टनली जो समुद्र है साहित्य का, उसमें कुछ बूंदे हमारी तरफ से बाकायदा ऐड हो जाती। बिल्कुल, और बहुमूल्य बूंदे हैं। आपकी एक कहानी मुझे याद आती है जिसका एक पात्र अंडरग्राउंड के लिए काम करता है और उसके एक कॉलीग की मृत्यु हो जाती है। तो वो मानसिकता जो है कि मैं किस तरह अंग्रेजों के बीच में घुल मिल जाऊं, ऐसा घुल मिल जाऊं कि मुझे अपना लिया जाए, और उसकी वो लालसा कि उसे अपना लिया जाए, वो बहुत खूबसूरत आपने एक बात पकड़ी है मानसिक स्थिति की, एक एक प्रवासी की। नहीं, देखिए क्या है कि उसमें ये हर समाज में कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। जो अंग्रेज है वो भी तो कॉमन मैन है ना, उसकी भी मानसिकता में कुछ है। और लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास की जो सोच है, अब वो मौत हो गई है। और ऐसा है कि ये जो भारतीय मूल का व्यक्ति है, इसकी उस व्यक्ति के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी जिसकी मृत्यु हुई। और परिवार इसी को संपर्क करता है बताने के लिए कि उसकी मृत्यु हो गई है। यही सबको बताता है कि उसकी मृत्यु हो गई है। और चुपके से सारे जो यूनियन के लोग हैं या दूसरे जो गोरे उसके मित्र हैं पुराने, वो सब इसको साइडलाइन करके वो दे कम इनटू द सेंटर ऑफ एक्टिविटी। अब इसको जाहिर है, ये बुरा लगता है कि सबको सूचना तो मैंने दी,
सबको मैंने बुलाया, सबको मैंने बताया, और आज मेरे से कोई बात नहीं कर रहा और सब मुझे बता रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, कौन कैसे जाएगा। तो ये उनसे 21 होने के लिए एक बात छुपा लेता है कि परिवार ने इससे कहा है, ये इंग्लैंड का एक सिस्टम है कि कुछ खास दोस्त और परिवार के लोग ट्रिब्यूट्स पढ़ते हैं चर्च में फ्यूनरल से पहले, दिवंगत व्यक्ति के लिए। दिवंगत के लिए। तो मुझे परिवार ने कहा कि आप बोलिएगा रेलवेज की तरफ से। तो मैंने दिखाया है इस कैरेक्टर को कि ये आखिर तक किसी को बताता नहीं, और जब अचानक इसका नाम वहां लिया जाता है तो ये भी कॉलर अप करके वहां जाके माइक पे खड़ा होके बोलना शुरू करता है उसके बारे में, मगर एहसान जताते हुए उन सब का नाम लेता है जो उसके साथ फ्यूनरल में शामिल होने आए हैं, ताकि उनको बता सके कि मैं तुम जैसा नहीं हूं, मैं तुमसे बेहतर इंसान हूं। बेहतर। तो ये उसकी एक जो मानसिक जो एक संघर्ष चल रहा है टू एस्टैब्लिश हिज आइडेंटिटी, कि भाई वो जो है वो किस तरह से इस सारी चीज का केंद्र है। तो बिल्कुल। अंतिम संस्कार में भी ये सब हो जाता है, उसका खेल है। जी। एक प्रश्न हमारे पास आया है मधु मेहता का। ये पूछ रही हैं, उपन्यास में और कहानियों में संवाद लेखन में क्या अंतर होता है। मैं इसमें एक और चीज जोड़ देती हूँ। जब आप टेलीविजन के लिए लिख रहे हैं, और आपने काफी लिखा है हिंदी टेलीविजन के लिए, तो इन सब संवादों में क्या फर्क है, कहानी, उपन्यास और टेलीविजन? देखिए, जहां तक कहानी और उपन्यास में संवादों का इस्तेमाल है, वो केवल लेवल ऑफ यूज का है, क्योंकि वहां विस्तार से आप लिखते हैं उपन्यास में, और कहानी जो होती है क्योंकि छोटी होती है और फोकस्ड होती है, तो उसमें इस्तेमाल जो है वो कहानी की लेंथ के हिसाब से ही करेंगे, थीम के हिसाब से करेंगे। तो कहानी में और उपन्यास में बेसिक फर्क ये होता है कि कहानी थीम पे लिखी जाती है और उपन्यास प्लॉट पे लिखा जाता है। तो प्लॉट आपके लेखन को वो विस्तार दे देता है। तो उसी तरह से आप डायलॉग्स का भी विस्तार कर सकते हैं। मगर जो टेलीविजन है वो काम करता है एक अलग सिस्टम पे। उसमें पहले स्क्रीन प्ले लिखा जाता है, तो स्क्रीन प्ले में फिर बताया जाता है कि सीन में होगा क्या, सीन का लोकेल क्या है, सीन में कैरेक्टर्स कौन से हैं, वो कैरेक्टर्स क्या पहनते हैं, क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, उसके हिसाब से संवाद लिखे जाते हैं। और वहां केवल संवाद लिखे जाते हैं। जो नैरेटिव का काम है वो कैमरा करता है। कैमरा लेखक का पेन है, डायरेक्टर की तरह, डायरेक्टर के हिसाब से। वो आप सपोज आपने लिखा कि कमरे में एक टेलीविजन था, एक टेलीफोन था, एक सोफा था, हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे, वो कैमरा दिखा देगा, वो नैरेटिव खत्म हो गया। ये हरे रंग का पर्दा है, टेलीफोन है, टेलीफोन किस टाइम का है वो एस्टेब्लिश करेगा कि किस पीरियड की कहानी है। अगर काले रंग का फोन है पुराना, तो 60s 70s 80s पता लग जाएगा कौन सा पीरियड है। तो ऐसे ही जैसे जैसे जो चीजें, जो प्रॉप्स रखी गई हैं, जो कहानी के अंदर प्रॉप्स है, वो ज्यादा कैरेक्टर को डिफाइन करती हैं कि किस परिवेश से आता है। लेकिन टेलीविजन में वो कैमरे के थ्रू दिखाई जाती हैं, और फिर उसी तरह से एक्टर को, कैरेक्टर को वो कपड़े भी पहनाए जाते हैं। ऐसा नहीं हो कि आप रह तो रहे हैं एक ऐसे घर में जहां दीवार में सीलन है, नीचे बर्तन पड़े हैं, कोई साफ सफाई नहीं है, मगर आपने पहने हुए कपड़े जो अरमानी का सूट है, या किसी ने इतनी बड़ी लिपस्टिक लगा रखी है, इतना मेकअप कर रखा है। ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि जो वहां की प्रॉप्स हैं और जो कैरेक्टराइजेशन है, उसी हिसाब से डायलॉग बनेंगे, उसी हिसाब से भाषा बनेगी उन डायलॉग्स की। तो ये टेलीविजन की और फिल्म की जो प्रेजेंटेशन है, ये रिटन मीडियम से इस तरह अलग है।
हम ऑल अब 7:56 पे हैं, तो एक और सवाल हम शायद ले सकते हैं। ज़ाकिया ज़ुबैरी का प्रश्न है, तेजिर जी, आप कहानियों के विषय किस तरह ढूँढते हैं? आप कैसे अपनी कहानियों के विषय पाते हैं, खोजते हैं? इसमें ये होता है कि ज़किया जी हमारे इंग्लैंड की बहुत बड़ी राइटर भी हैं और यहाँ की पॉलिटिकल काउंसलर भी हैं। तो क्या होता है कि कहानियाँ जो हैं, वो हमारे आस-पास बिखरी होती हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति ने मेरे से सिर्फ़ 1 मिनट बात की और वो मेरे पास कहानी छोड़ के चला गया। जैसे देह की कीमत कहानी है, मैं इसके किसी कैरेक्टर को जानता नहीं हूँ। हुँ, हुँ। मेरे एक मित्र मिले हवाई जहाज़ में, वो जापान में काम करते थे वहाँ के एम्बेसी में और मेरे साथ वो एमए में पढ़ा करते थे, नवराज सिंह। उसने मुझे ढाई लाइन की कहानी बताई कि यार वो क्या हुआ कि एक सरदार लड़के की डेथ हो गई। अब उसके घरवालों में स्यापा है। माँ कहती है हुँ, मैं हुँ। पैसे लूँगी और वाइफ कहती है मैं पैसे लूँगी। तो हुँ, समझ नहीं आ रहा पैसे किसको भेजें। अब ये हुँ, हुँ, इतनी क्रूड तरीके से ये मुझे बताया गया था और कहानी देह की कीमत जो इस पे लिखी है, वो हुँ, हुँ। कैसे उस ढाई लाइन को मैंने 6 महीने तक पकाया, एक लोकेल बनाया, अपने आस-पास के लोगों में से कैरेक्टर्स चुने, अपने एक ड्राइंग टीचर से जो अ, क क कुर्ता नहीं लंबी कमीज़ और सलवार पहनते थे और अच्छा। खुली दाढ़ी वाले थे, तो उनको मैंने दारजी बनाया। अपने ही एक दोस्त को मेन कैरेक्टर बनाया, उसकी मदर को मदर बनाया। तो पूरी कैरेक्टराइज़ेशन जो थी वो पहले दिमाग में की, फिर कागज़ पे की, फिर लोकेशन जो सेक्टर 15 और 18 है, तो वो सब आ गया। तो ये है कि भाई कहानियाँ हमारे आस-पास होती हैं, बातचीत करने में होती हैं, कभी हमारे साथ घटती हैं, कभी सामने वाले के साथ घटती हैं, लेकिन लेखक अपनी संवेदना से सबको अपना बना लेता है। बहुत खूब। तेजिंदर जी, आपसे बातचीत करके आज बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद नई धारा संवाद से जुड़ने के लिए और आशा करते हैं फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ समय पश्चात। बहुत-बहुत शुक्रिया और आपके सभी श्रोताओं को और सभी फ़ेसबुक मित्रों को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े, आपने मेरी बातें सुनी और 1-2 सवाल भी आए और अगर कभी किसी को कोई सवाल पूछना हो, तो मैं तो फिर भी उपलब्ध हूँ, कोई मुश्किल की बात नहीं। बिल्कुल, धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर हार्दिक धन्यवाद। आप आज की बातचीत और हमारे पिछले एपिसोड्स की बातचीत भी हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे फेसबुक चैनल पर देख सकते हैं दोबारा। अगले हफ्ते, अगले रविवार 28 फरवरी को हम एक विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की याद में। कार्यक्रम का नाम है गीत गाने दो मुझे। आप अवश्य जुड़ें, इसमें हम निराला जी की कविताओं के संगीतात्मकता पे चर्चा करेंगे और कुछ संगीतबद्ध उनकी कविताएं सुनेंगे भी। तो 7 से 8 बजे 28 फरवरी एक बार फिर हमसे जुड़ना भूलिएगा मत। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।